नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीसीपी से मैं स्वागत है। आज तारीख है 8 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये हेडलाइन देखिए क्या है कि ए होल सिविलाइजेशन विल डाई। ये भाषा है अमेरिका के राष्ट्रपति का, ट्रंप का, जिसमें उन्होंने धमकी दिया था कि हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, पूरा सिविलाइजेशन ही उनकी ख़त्म कर देंगे। दरअसल में इनडायरेक्टली वो न्यूक्स की धमकी दे रहे थे। मैं तो आपको शुरुआत से ही समझाता आ रहा हूँ कि अंतिम परिणाम तभी आ सकता है जब तक न्यूक्लियर वेपन बीच में नहीं आए। तो 7 दिन के लिए, अभी सुबह सुबह का जो न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह सुबह का जो न्यूज़ है उसमें ये है कि 7 दिन के लिए सीज फायर हो गया है, सारे हमले रुक गए हैं 7 दिन के लिए। ईरान नहीं झुका है, यूएस भी नहीं झुका है, यूएस की धमकी भी कुछ काम नहीं आई, बस सीज फायर हो गया है 7 दिनों के लिए। अच्छी चीज़ है ये। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया कि हमने मध्यस्थता की, लेकिन उस ट्वीट में उनसे एक गलती हो गई। वो ट्वीट दरअसल में किसी और ने लिखा था और उनको भेजा गया था। मोस्ट प्रोबेबली वाइट हाउस की तरफ से उनको भेजा गया था कि ये ट्वीट करो, जिसमें ऊपर लिखा था टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके नीचे ट्वीट लिखा हुआ था जो उन्होंने किया। तो उन्होंने टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सहित पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, जिसके कारण से उनकी भारी बेइज्जती भी हो रही है। खैर, जो भी है, मुख्य रूप से ये है कि ये सीज फायर हो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग क्या सब पढ़ेंगे बंधुओं? तो आज जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिटेल में कलपक्कम परमाणु संयंत्र का, उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और तीनों स्टेज को समझेंगे। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो 3 स्टेज हैं सिविल पर्पस के हेतु बनाए गए, उसमें सेकेंड स्टेज हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो तीनों स्टेज के बारे में हम लोग समझेंगे और इसके महत्व को भी देखेंगे। उसके बाद से एक टॉपिक होगा जिसमें सबरीमाला मंदिर और उसके प्रवेश को लेकर के जो डिबेट हो रहा है, आर्टिकल 17, और उस इशू को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और कल हमने एक टॉपिक छोड़ा था वेस्ट एशिया वॉर का भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे भी हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं एक एक करके। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, कलपक्कम क्रिटिकल स्टेप इन 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछता है ना, तो वो सरप्राइजिंग होगा हमारे लिए। इसका पूछना कतई सरप्राइजिंग नहीं होने वाला है। यूपीएससी पीटी की बात करें जो होने वाला है आपका अगले मंथ में, या फिर बीपीएससी प्रीलिम की बात करें, या फिर बीपीएससी मेंस की बात करें, 72 मेंस की मैं कह रहा हूँ। इस बार के मेंस में तो नहीं पूछा जाना चाहिए, सवाल बन चुके होते हैं। देखिए क्या है, कार्यक्रम के 3 चरण होते हैं। दाबित भारी जल रिएक्टर, सबसे पहला हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है सिविल पर्पस के हेतु, उसके 3 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ये 3 हैं। हमारे भारत में होमी जहांगीर भाभा जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इसको डेवलप करने में। स्पेस प्रोग्राम बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई, स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हैं वो, और जो हमारा परमाणु प्रोग्राम है होमी जहांगीर भाभा है, उनके द्वारा यह डेवलप प्रोग्राम है पूरा, जो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहला चरण जो होता है उसको कहा जाता है PHWRS। ये शॉर्ट फॉर्म में भी डाल के आपसे पूछ सकता है। प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। वाटर शब्द है, प्रेशराइज है, हेवी वाटर रिएक्टर है। हेवी वाटर का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से शीतलक के तौर पर उपयोग किया जाता है। ईंधन इसमें क्या यूज करेंगे? अब रिएक्टर है तो रिएक्टर का क्या काम है? ईंधन दिया, गर्मी पैदा हुई और उससे कचरा निकला, यही तो रिएक्टर का काम होता है। अब ईंधन के तौर पर आप लकड़ी दें, फ्यूल दें, कोयला दें या फिर यूरेनियम दें, यही तो होता है भाई रिएक्टर का काम। रिएक्टर और होता क्या है? कुछ भी नहीं। क्या है देखिए, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम, इसमें 99.3% यूरेनियम 238 उर्वर और केवल 0.7% यूरेनियम 235 विखंडनीय हो। मंदक के तौर पर भारी जल D2O का सामान्य तौर पर यूज किया जाता है।
यूरेनियम 235 टूट करके बिजली बनाता है। साथ ही कुछ यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन सोख करके प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। यह परमाणु कचरा है, लेकिन बहुत ही काम का यह परमाणु कचरा होता है प्लूटोनियम 239। भारत वर्तमान में इस चरण में सबसे मजबूत है, जैसे काकरापार और तारापुर जो परमाणु रिएक्टर है, जो काफ़ी पहले बने हुए परमाणु रिएक्टर हैं। तारापुर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर पर ही वह काम करता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इससे हमें क्या मिला था परमाणु कचरा के रूप में? प्लूटोनियम 239 हमें मिला है। प्लूटोनियम 239 हमें मिला है। प्लूटोनियम 239 मिला है। क्यों मैं इतनी बार कह रहा हूँ? क्योंकि उसका हम आने वाले जो स्टेज है उसमें उसको ईंधन के तौर पर उपयोग करने वाले हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टेज 2 होता है। इसी की क्रिटिकलिटी हमने प्राप्त कर लिया, मतलब सक्सेसफुल इसको चालू कर लिया है हमने। इसको चालू करने में हमने सफलता प्राप्त कर ली है। इसको कहा जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर का मतलब भी कल मैंने समझाया था, फास्ट का मतलब भी मैंने समझाया था। रिएक्टर तो रिएक्टर ही है। यह चरण पहले और तीसरे चरण को जोड़ता है। यह बीच में आता है चरण 1 और चरण 3 के बीच में आता है चरण 2। यह पहले और तीसरे को जोड़ने का काम करता है। पहले और तीसरे को जोड़ने का काम करता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसीलिए ये जो क्रिटिकलिटी को इसने प्राप्त किया, यह पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बना हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट से लेकर के दुनिया के बड़े बड़े संस्थान भारी भरकम आर्टिकल लिख रहे हैं कि दुनिया में 2 ही देश ऐसा कर पाए हैं, एक रूस ने किया है और एक भारत ने किया है। भारत ने 100% इंडिजिनस तरीके से किया है, इसमें किसी का भी मदद हमने नहीं लिया है। यह एक पुल है जो पहले चरण और तीसरे चरण को जोड़ता है। इसका नाम ब्रीडर, प्रजनन करने वाला, इसलिए है क्योंकि यह जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा नया ईंधन पैदा करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट आया था, बहुत डिटेल ट्वीट था, बड़ा सा लंबा सा, इसलिए भी इसके महत्व को समझिएगा। ईंधन पहले चरण से निकला कचरा प्लूटोनियम 239, इसीलिए मैंने 6 बार प्लूटोनियम 239 कहा कि आपके दिमाग में बस जाए कि पहले से जो परमाणु कचरा निकला, हैवी वाटर रिएक्टर से जो परमाणु कचरा निकला, वो इसका ईंधन का मुख्य हिस्सा वही होता है, प्लूटोनियम 239 को यूरेनियम के साथ मिलाकर के MOX ईंधन का उपयोग किया जाता है। प्लूटोनियम को यूरेनियम के साथ मिलाकर के MOX हम लोग बना लेते हैं। ब्लैंकेट फिर इसके चारों ओर डालते हैं, कल मैंने ब्लैंकेट भी समझाया था। कोर के चारों ओर यूरेनियम 238 का आवरण लगाया जाता है, जो प्लूटोनियम 239 में बदलता रहता है। ये जो कोर के चारों ओर यूरेनियम 248 है, इस विखंडन प्रक्रिया के कारण से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो उस यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 से बदलते जाते हैं। मतलब ऐसा चूल्हा हमने बनाया है जिसमें लकड़ी जलने पर लकड़ी ही पैदा होती है। ठीक है, लकड़ी जलने पर लकड़ी ही पैदा होती जाती है, वही चूल्हा हमने बनाया, वही है सेकेंड स्टेज रिएक्टर। ये चीज़ परमाणु के लेवल पर और इस प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में संभव होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो खेल है सारा। न्यूट्रॉन बदल दीजिए, अलग एलिमेंट्स हो जा रहा है। तीसरे चरण की तैयारी, जब पर्याप्त Pu 239 इकट्ठा हो जाता है उसके चारों ओर, तब कोर के चारों ओर यूरेनियम 238 की जगह पर हम लोग जो यूरेनियम 238 का हमने ब्लैंकेट रखा था, जब Pu 239 बराबर मात्रा हमारे पास आ गया तो यूरेनियम 238 को हम लोग हटा देते हैं और इसकी जगह पर थोरियम 232 हम लोग लगा देते हैं। थोरियम 232 का ब्लैंकेट हम लोग लगा देते हैं। थोरियम का भंडार अपने पास प्रचुर मात्रा में है, तो थोरियम 232 का ब्लैंकेट हम लोग लगा देते हैं। और यह थोरियम जो है, यह विखंडन ईंधन बन के विखंडनीय स्थिति में पहुंच करके यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है। यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे नेक्स्ट स्टेज का ईंधन बनेगा, जो हमारे नेक्स्ट स्टेज का ईंधन बनेगा। इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसमें हमने थोरियम लगा दिया, फिर जैसे ही प्लूटोनियम 239 हमने प्राप्त कर लिया, उसके बाद से हमने यूरेनियम प्राप्त करने के लिए थोरियम का ब्लैंकेट लगाया, जिससे हमें यूरेनियम 233 मिला। यूरेनियम 233 बहुत स्पेशल होता है। वर्तमान स्थिति हाल ही में कलपक्कम के 500 मेगावाट जो FBR है, उसने क्रिटिकलिटी को प्राप्त किया है, जो भारत को इस चरण में रूस के बाद दूसरा देश बनाता है जिसने इस प्रकार के तकनीक को हासिल किया है।
ये तकनीक एक देश है जो हमसे हासिल करना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब हमने उसको मना कर दिया था ये तकनीक हम नहीं देंगे, तो पाकिस्तान के समर्थन में वो देश चला गया। पहले आए थे उसके राष्ट्रपति भारत, क्या नाम है उस देश का? उस देश का नाम है तुर्की। इसके राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान, इनकी भारत यात्रा हुई थी, भारत आए थे, बहुत घनिष्ठ संबंध बनाने की इन्होंने शुरुआत में बात की। इन्होंने कहा कि ये जो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज का तकनीक है ये हम और आप साथ में मिलकर के डेवलप करते हैं। लेकिन भारत ने कहा कि हम ये तकनीक किसी को भी नहीं देंगे, आपको तो कतई नहीं देंगे, क्योंकि आप कल को पाकिस्तान को थमा दोगे। इसलिए फिर चिढ़ गए वो, फिर हमारे संबंध जो हैं वो नकारात्मक दिशा में बढ़ने लग गए। तो भारत के पास ये जो तकनीक है ये जियोपॉलिटिकल हमारे रिलेशन को सेव कर सकता है, इस प्रकार के तकनीक को हमने डेवलप किया है। समझ में आ रहा है आपका महत्व? इसको महत्व मैं समझा रहा था। देखिए नेक्स्ट थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का नाम क्या है? तो उन्नत भारी जल रिएक्टर। आपने देखा बीच वाले स्टेज में कोई भारी जल वल कोई यूज नहीं किया गया, उसमें ठंडा करने के लिए लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है बंधुओं। ये मैंने कल पढ़ाया था, लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है, लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। उसमें जल वल की कोई चर्चा नहीं थी। पहले में जल की चर्चा थी हेवी वाटर, अब थर्ड में जल की चर्चा है एडवांस वाटर, एडवांस हेवी वाटर। तो ये अंतर याद रखिएगा, अंतर से ही सवाल पूछेगा आपसे। अंतिम लक्ष्य यह वह चरण जिसका सपना डॉक्टर भाभा ने देखा था और शायद यह सपना पूरा हो जाए। ईंधन दूसरे चरण से मिला यूरेनियम 233, जो हमने थोरियम का ब्लैंकेट लगाया प्लूटोनियम प्राप्त होने के बाद से, तो उस थोरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या में बदलने से यूरेनियम 233 जो हमें प्राप्त हुआ, अब उसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं? तो थर्ड स्टेज में हम लोग करने जा रहे हैं, जो प्राकृतिक थोरियम का मिश्रण है। प्रक्रिया यूरेनियम 233 जलेगा, थोरियम को और अधिक यूरेनियम 233 से बदलेगा। हमने क्या किया? यूरेनियम 233 और थोरियम का मिक्सचर बनाया और इस मिक्सचर का उपयोग किया इस परमाणु रिएक्टर में। तो यूरेनियम 233 जल रहा है और उसके साथ जो थोरियम है उसको वो किससे बदल रहा है? तो फिर से यूरेनियम 233 में ही बदल रहा है। यानी कि सस्टेनेबल चेन हमने प्राप्त कर लिया, जो अपने आप ही जल के खुद से खुद को एनर्जी फीड करता रहेगा, खुद से खुद को ईंधन फीड करता रहेगा। इस प्रकार के रिएक्टर को हमने बना लिया है। यह प्रक्रिया लंबे समय तक, सैकड़ों वर्षों तक भारत को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रदान कर सकती है, क्योंकि हमारे पास थोरियम की कोई कमी नहीं है। वर्तमान स्थिति ये अभी भी अनुसंधान और विकास के चरण में ही है, इसलिए इसे प्राप्त करना भी थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन हम प्राप्त अवश्य ही कर लेंगे, क्योंकि हमने सेकेंड स्टेज को पार कर लिया है। कल्पक्कम FDR का क्या महत्व है? महत्व आपसे पूछा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में। 3 चरणीय कार्यक्रम की सबसे अहम कड़ी था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे हमने प्राप्त कर लिया है। थोरियम के उपयोग का प्रवेश द्वार हमने हासिल कर लिया है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। मोनाजाइट रेट जो होता है यह थोरियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है और इसकी हमारे पास कमी नहीं है। तो अगर हमने सेकेंड स्टेज को प्राप्त किया तो थर्ड स्टेज भी हम प्राप्त कर लेंगे। अभूतपूर्व ईंधन दक्षता होती है इनकी, यानी कि 1 टन यूरेनियम से जितनी बिजली पैदा करेंगे हम लोग, 30 लाख टन है शायद, ऐसे ही है, उतने कोयला से हम बिजली प्राप्त करेंगे। ज़रा इमेजिन कीजिए, हाँ 1 मिलियन टन है, 1 मिलियन टन कोयला से जितना बिजली हम प्राप्त करेंगे उतना हम 1 टन यूरेनियम से बिजली प्राप्त कर सकते हैं। ये अंतर होता है। तो ये हमारे लिए महत्व होगा कि स्वच्छ एनर्जी, क्लीन एनर्जी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 2070 का जो हमने लक्ष्य रखा है, 2050 का, 2047 का जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है, उसके अनुरूप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 140 करोड़ लोगों को हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी देंगे तो हमारा देश कभी स्वच्छ नहीं हो सकता है, हमारे एयर हमेशा खराब ही रहेंगे। इसलिए भी बहुत महत्व है इसका। अभूतपूर्व ईंधन दक्षता, ब्रीडर तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जितना परमाणु ईंधन खपत करती है उससे ज़्यादा यह पैदा करती है, तो इसलिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वैश्विक नेतृत्व और तकनीकी दबदबा होगा। रूस के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश होंगे। अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे विकसित देशों ने भी इस तकनीक को प्राप्त करने में भी चुनौतियों कारण से उन्होंने इसको प्राप्त करने का सपना ही बंद कर दिया।
काम ही बंद कर दिया। अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे विकसित देशों ने तकनीकी और सुरक्षा चुनौतियों के कारण से FBR कार्यक्रम बंद कर दिए और भारत के स्वदेशी इंजीनियरों ने दिखाया कि हम इसको सुरक्षित रूप से बना सकते हैं और आसानी से इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। परमाणु कचरे में भारी कमी होगी इससे, ये भी इसमें है, क्योंकि इससे परमाणु कचरा जो निकलता है वो नेक्स्ट स्टेज का क्या है बंद हो, तो फ्यूल है। तो परमाणु कचरा को पहले मिट्टी में जो दबा दिया जाता था, अब वो क्या होगा, वो फ्यूल के तौर पर उपयोग होगा। आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा में सुरक्षा को हम लोग प्राप्त करेंगे, जो हमारे देश की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है सबरीमाला से जुड़ा हुआ, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबा ने कमेंट किया कि 3 डे का अनटचेबिलिटी नहीं हो सकता है, कि 3 दिन के लिए आप अछूत बन जाओ, इसके आधार पर आर्टिकल 17 के तहत आपको मूल अधिकार नहीं मिल सकता है। क्या है ये पूरा मामला, इस मामले को हम लोग समझेंगे। ये भी समझेंगे कि एक्टिविस्ट जो होते हैं वो किस प्रकार से धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं धार्मिक बहुत ज़्यादा हूं इसलिए मैं इस तरह की टिप्पणी करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। धर्म से अपना कुछ खास लेना देना नहीं रहता है। सबरीमाला मंदिर, अनुच्छेद 17 और धर्म के प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ, हम लोग ज़रा समझेंगे इसके कोर वैल्यूज़ को कि क्या है, क्यों रोक लगाया गया था महिलाओं के यहाँ पर जाने से, और उसके साथ में वर्तमान परिदृश्य में किस प्रकार से इसको चैलेंज किया जा रहा है। क्या आज यह रोक प्रासंगिक है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या इसको मूल अधिकार के आधार पर केवल चैलेंज किया जा सकता है? इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में बाई फोर्स जो कन्वर्जन होता है, धर्मांतरण होता है, उसको लेकर के भी टिप्पणी की गई है। तो हम संविधान सभा में जो धार्मिक स्वतंत्रता और कन्वर्जन के बीच में कुछ डिबेट हुए थे, उस डिबेट के कुछ अंश को भी हम लोग देखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की पीठ मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में 2018 के सबरीमाला फैसले, जिसने सभी महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी, की समीक्षा से उत्पन्न संवैधानिक सवालों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 2018 में फैसला दिया कि सबरीमाला मंदिर में, जिसमें केवल विशेष उम्र की महिलाओं का प्रवेश अभी उससे पहले था, जैसे 11 वर्ष से पहले था आई थिंक, और 50+ में था, ऐसी स्थिति जिसमें महिलाओं के मासिक धर्म का साइकिल नहीं चलता है, उस उम्र की महिलाओं का प्रवेश वहाँ पर सुनिश्चित किया गया था। बाकी जो महिलाएं जिनका अवस्था रहता है उनके साइकिल का, उस अवस्था के महिलाओं को केवल रोका गया था मंदिर प्रवेश से। तो सबसे पहला जो मिथ है कि महिलाओं के प्रवेश को रोका गया, बिल्कुल ही गलत है। विशेष उम्र की महिलाओं के प्रवेश को रोका गया था सबरीमाला मंदिर में। अनुच्छेद 17 3 दिवसीय औस्पिस्यता, क्या कमेंट है उनका? ये आपके प्रीलिम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। मेंस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक वैल्यूज बनाम पारंपरिक वैल्यूज, जो पारंपरिक वैल्यूज है, हमारे मूल्य है, पारंपरिक जो हमारा इथिक्स है, बनाम संवैधानिक वैल्यू, या किस प्रकार से टकरा रहे हैं। इथिक्स पेपर 4 यूपीएससी में पूछ सकता है, बीपीएससी GS1 पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है। 2018 के 5 न्यायाधीशों के फैसले में तात्कालिक जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो अब सेवानिवृत्त है, ने तर्क दिया कि 10 से 50 वर्ष मासिक धर्म की उम्र की महिलाओं का प्रवेश पर रोक लगाना अशुद्धता और प्रदूषण की धारणा पर आधारित है, जो अनुच्छेद 17 का उल्लंघन नहीं है। इन्होंने चैलेंज किया था कि अनुच्छेद 17 के तहत जो औस्पिस्यता का सिद्धांत है, उसके तहत हमें यह अनुमति मिलनी चाहिए कि हम मंदिर में प्रवेश कर सकें। उस पर जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कहा था कि ये औस्पिस्यता के कारण आपको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको इम्प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के बेस्ड पर वहाँ पर अनुमति नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि जो मंदिर के मुख्य देवता है, उन्होंने ब्रह्मचर्य की धारणा पर आधारित हैं, उनका जो है वो मुख्य रूप से धारणा वो ब्रह्मचर्य का है, इसलिए विशिष्ट उम्र की महिलाओं पर रोक लगाया गया था, न कि महिलाओं पर रोक लगाया गया था। ये चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। और जो अगर इसका साइंटिफिक जो मैंने कहीं कहीं पर पढ़ना पड़ता है, पढ़ाने से पहले, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस उम्र की, चूँकि ये सबरीमाला मंदिर जो है घनघोर जंगली इलाके में है, और विशिष्ट उम्र की महिलाएं जब अपने साइकिल के दौरान मंदिर की यात्रा करती है तो उनके गंध से हिंसक जानवर जो हैं वो आकर्षित होते उनकी तरफ में और उन पर अटैक करते थे, जिसके कारण से इस पर रोक लगाया गया था। बहुत बरसों पहले की यह
कहानी है, फैक्ट है, जो भी है, अब तो मैंने पढ़ा कहीं आर्टिकल में तो मैंने आपको बताया है। जो भी चीज़ें हैं, जरा अगला देखिए क्या है। जस्टिस बी नागरत्ना जी की टिप्पणी क्या थी। 9 जजों की बेंच में एकमात्र महिला जज हैं, महिला जज एकमात्र थी। उन्होंने 2018 फैसले में अनुच्छेद 17 के इस उपयोग पर आश्चर्य व्यक्त किया। तो उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता का अपना इतिहास रहा है। आप जातिगत अस्पृश्यता को, छुआछूत को इस चीज़ से कैसे जोड़ सकते हैं? कोई आपको 3 दिन के लिए अस्पृश्य थोड़ी न बना देता है। यह इसके पीछे साइंटिफिक अवधारणा थी जो आज के समय प्रासंगिक नहीं रही। पहले था कि सैनिटेशन का इतना इंतजाम नहीं था, स्वच्छता का इतना इंतजाम नहीं था, इसलिए उन्हें घर से अलग कर दिया जाता था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज तो सैनिटेशन का इंतजाम है, स्वच्छता का इंतजाम है, इसलिए आज के समय में तो ये अस्पृश्यता होनी भी नहीं चाहिए। और इस पर आर्टिकल 17 तो कतई लागू नहीं हो सकता। वो तो जातिगत अस्पृश्यता की बात है, उसे आप यहाँ पर लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये एक महिला जज का कमेंट है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष था कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कहते हुए उन्होंने कहा कि 2018 का फैसला गलत था और इसे गलत कानून घोषित किया जाना चाहिए। विशेष मंदिर है ये। सुप्रीम कोर्ट ने, सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का एक अनोखा मंदिर है। दिल्ली और दुनिया भर के अन्य अयप्पा मंदिर में सभी उम्र के महिलाओं का स्वागत है। केवल सबरीमाला में देवता के स्वरूप के कारण से यह विशेष नियम है, जो एक सांप्रदायिक प्रथा है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए, न कि इसमें आप ज़बरदस्ती का एक्टिविस्ट बन के घुसें। भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये आपका ना तो समानता का उल्लंघन है, ना तो आपके किसी राइट का उल्लंघन है। अयप्पा का मंदिर पूरे दुनिया में है, आप जाएं वहाँ पर। विशिष्ट जगह पर विशिष्ट रूप से देवता का किसी विशिष्ट स्वरूप में बनाया गया है, इसलिए वहाँ पर अगर रोका जा रहा है तो उसके पीछे कुछ तर्क होगा। केरल में ही एक और मंदिर है जहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन हम पुरुषों के पास इतना समय ही नहीं कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुद्दा देखिए क्या है। धर्म प्रचार बनाम जबरन धर्मांतरण, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार चल रहा है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। इस सुनवाई के दौरान धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत प्रचार शब्द पर चर्चा हुई। जस्टिस नागरत्ना ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत धर्म का प्रचार करना संरक्षित है। धर्म का प्रचार बिल्कुल कर सकते हैं, वो संरक्षित है, लेकिन जबरन धर्मांतरण को संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान सभा की बहस का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा में जब धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा लाया गया था तो उस दौरान भी बहस हुई थी। उस बहस के कुछ अंश को उन्होंने कोट किया ये फैसला देते हुए कि जबरन धर्मांतरण संविधान के तहत सुरक्षित नहीं है। सरकार इस पर एक्ट बना रही है, जगह जगह पर असम में बनाए जा रहे हैं, केरल में एक्ट बनाए जाएंगे जो बीजेपी ने वादा किया है। इसके साथ में एमपी में एक्ट बनाए उन्होंने, छत्तीसगढ़ के लिए भी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के एक्ट जब बन रहे हैं तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि सरकारें जो एक्ट बना रही है उसमें फोर्सिबल जो कन्वर्जन है उसको रोका जा रहा है, न कि कन्वर्जन को रोका जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल के बताया कि मौलिक अधिकार का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब प्रचार शब्द को शामिल करने पर बहस हुई थी। के एम मुंशी ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक खंड का प्रस्ताव रखा था। सरदार पटेल का हस्तक्षेप हुआ। उसके बाद से इस अवलोकन ने मामला सुलझा दिया कि बल या धोखाधड़ी से किया गया धर्मांतरण मौजूदा वैधानिक कानून के तहत पहले से ही एक अपराध है, इसलिए संविधान में अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। जब ये विचार आया कि हम संविधान में क्यों नहीं इसे लिख दें कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत कन्वर्जन का अधिकार तो है आपको, लेकिन बाई फोर्स कन्वर्जन का अधिकार संविधान में ही हम क्यों नहीं लिख देते हैं। तो इन्होंने तर्क दिया सरदार पटेल ने कि वर्तमान में भी यह क्या है, इलीगल है और यह हम विधायिका पर छोड़ते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसे संविधान में लिख करके ही दें तभी जाके लोग समझें। सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि आप किसी को मना सकते हैं, यह प्रचार है, लेकिन अगर आप बल प्रलोभन या खतरे का उपयोग करते हैं तो यह धर्मांतरण नहीं है और यह इलीगल होगा। इसको जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता केवल जाति आधारित ऐतिहासिक भेदभाव तक सीमित रखा जाना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। आर्टिकल 17 केवल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर लागू होता है या इसे महिलाओं के खिलाफ प्रदूषण मासिक धर्म आधारित भेदभाव तक विस्तारित किया जा सकता है, तो यह विस्तारित कतई नहीं किया जा सकता। ये भी जस्टिस नागरत्ना ने क्लियर कर दिया।
कि महिलाओं के जो मासिक धर्म के दौरान छुआछूत होता है उसको हम इससे नहीं कनेक्ट कर सकते कि आर्टिकल 17 का यह उल्लंघन होगा। आपको समझ में आ रहा होगा पॉलिटी। सबरीमाला मंदिर के बारे में जरा हम लोग देखते हैं। सबरीमाला मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह केरल के पथानमित्था जिले में पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतों पर स्थित है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जंगलों से घिरा हुआ है और फिलहाल में पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर में यह स्थित है। अब आप समझ जाइए। मुख्य देवता भगवान अयप्पा हैं। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान अयप्पा हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें भगवान शिव और मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री अवतार का पुत्र माना जाता है। इसलिए उन्हें हरिहर सुतन मतलब हरिहर के हरि और हरि मतलब विष्णु हो गए, हर मतलब महादेव। हरिहर मंदिर भी है बिहार बड़ा फेमस। हरिहर के पुत्र के तौर पर उन्हें जाना जाता। सबरीवाला मंदिर में देवता नैष्टिक ब्रह्मचारी शाश्वत ब्रह्मचारी के रूप में विराजमान है। जैसे काशी में भगवान शिव अकेले हैं। भगवान शिव बाकी जगहों पर पार्वती के साथ होते हैं लेकिन वहाँ पर अकेले होते हैं। और मंदिर जैसे होता है भगवान बीच में होते हैं लेकिन वहाँ एक कॉर्नर की तरफ में है। माना जाता है कि जब वो उदास थे सती के बाद से तो उसके बाद से वहाँ पर वो आए थे। कथा से ही तो मंदिरों का निर्माण हुआ है। हर मंदिर के पीछे कथा होती है तो उसे मान लीजिए, है ना। इसमें किसी के राइट्स का उल्लंघन तो नहीं है। फिर भी आज के समय के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई प्रथा लागू भी की गई थी तो सैनिटेशन के कारण से अगर लागू किया गया था, जैसा हमारे जस्टिस साहब ने कहा, तो सैनिटेशन आज तो है, आज तो प्रॉपर सैनिटेशन होता है। तो इसलिए केवल सैनिटेशन के आधार पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। तो ये भी दूसरा पक्ष है। दोनों पक्ष मैंने आपको समझा दिया है। हालांकि धार्मिक चीज़ों का माने ना माने लेकिन हमेशा सम्मान करना चाहिए किसी भी धर्म का हो। तीर्थ यात्रा और परंपराएं। सबरीमाला के तीर्थ यात्रा मुख्य रूप से मंडल पूजा नवंबर दिसंबर प्रीलियम फैक्ट है ये गुरु। मकर विलुक्कू जनवरी त्यौहार के दौरान होती है। तीर्थयात्री 41 दिनों का अत्यंत कठोर व्रत रखते हैं। काले व नीले रंग का कपड़ा पहनते हैं। प्रीलियम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये। मांसाहार से दूर रहते हैं और सिर पर पवित्र इरमुडी केट्टू प्रसाद की गठरी जिसमें घी भरा नारियल होता है लेकर मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ये यहाँ का रिचुअल है। महिलाओं का प्रवेश पर विवाद था कि 10 वर्ष से अधिक की महिलाएं और 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया था। 10 वर्ष से छोटी और 50 से ज़्यादा की महिलाएं प्रवेश कर सकती थी। संवैधानिक टकराव। यह मुद्दा अनुच्छेद 25 धर्म को आबाद रूप से मानने आचरण करने की स्वतंत्रता के तहत मंदिर प्रबंधन का अधिकार और अनुच्छेद 14-15 समानता का अधिकार के आधार पर टकराव का कारण बन गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। कोर्ट ने महिलाओं को प्रवेश से लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सभी उम्र के महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। वर्तमान स्थिति 9 सदस्यों की पीठ, चूंकि उसमें 5 सदस्यों की पीठ ने फैसला दिया था तब उससे बड़ा पीठ ही अभी फैसला देगा। 2018 के इस फैसले के खिलाफ देश भर विरोध प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट में कई पुनर्विचार याचिकाएं डाली गई। वर्तमान में 2018 के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई है लेकिन सबरीमाला विवाद से जुड़े संवैधानिक मामला पर विचार करने के लिए एक 9 न्यायाधीश की पीठ बनाई गई है जो इस पर पुनः विचार कर रही है कि क्या यह फैसला हमने सही दिया था या फैसला हमने सही नहीं दिया था। यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही अद्भुत सा प्रावधान है जिसमें अपने ही फैसले पर वो पुनः विचार भी कर सकता है। लेकिन 5 सदस्यों की पीठ थी उस समय, तब उससे बड़ा पीठ ही होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। विषम संख्या में ही पीठ होते हैं ताकि फैसले सही से आ पाएँ। इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक वो है जो कल हमने छोड़ा था, इसको ज़रा हम लोग पढ़ेंगे। HSBC एक संस्थान है। इसने कहा कि भारत मार्च 2026 में भारत का जो क्रय प्रबंधन सूचकांक है वो 45 महीने के निचले स्तर पर आ गया है क्योंकि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट के कारण से ईंधन की चुनौतियां हो गई हैं। सप्लाई चेन में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। अगस्त 2022 के बाद से सबसे तेज इनपुट लागत वृद्धि का सामना कर रहा है भारत। एल्यूमिनियम, स्टील, रसायन ईंधन जैसे प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है। आज जैसे शेयर मार्केट जो झूमा है, एकदम से ऊपर भागा है, वो इसी कारण से कि 7 दिन का सीज फायर हुआ है। पश्चिम एशिया में संघर्ष ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कैसे धीमा किया है, तो शिपिंग अधिभार का बोझ। भारत निर्यातकों के लिए माल भाड़ा दरों में 40 से 50% तक की वृद्धि हुई है जिसके कारण से
पहला जो बोझ पड़ा है वो यही पड़ा है हमारे ऊपर। दूसरा, ऊर्जा आधारित इनपुट लागत मुद्रास्फीति। ऊर्जा के दाम बढ़ने से, गैस तेल इत्यादि के दाम बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक कमर्शियल, कल मैंने एक दुकानदार से बात की तो उनको पहले 1500 तक का मिल जाता था, अब वो उनको मिल रहा है 6000 रुपये का एक कमर्शियल सिलेंडर। कमर्शियल सिलेंडर का आकार बड़ा होता है बंधुओं, देखा होगा अगर आपने, बड़ा होता है और उसका रंग नीला होता है। जो घर में यूज होता है उसका रंग लाल होता है। लाल नीला भी याद रखिएगा, कई बार ये सभी पूछ लेता है प्रीलिम में। निर्माताओं को 45 महीनों में परिचालन व्यय सबसे तेज वृद्धि का सामना करना पड़ा है। एमएसएमई क्लस्टरों में भी संकट हुआ है, जैसे मोरबी गुजरात में है, वहाँ पर सिरेमिक इंडस्ट्री जो था वो बिल्कुल बंद पड़ गया, 100% क्लोज जानते हैं ना, बिल्कुल बंद, काम बंद। जैसे मैं यूट्यूब पर पूरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब बंद कर दूँ तो वो वाला बंद, तो वैसा बंद हो गया है सिरेमिक इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पर गैस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, तो इसलिए सारे मजदूर जो वापस बिहार चले गए। सूरत, कपड़ा जैसे विनिर्माण केंद्रों अप्रैल 2026 की शुरुआत में महत्वपूर्ण मंदी देखी गई, क्योंकि औद्योगिक गैस का सीमित आवंटन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया गया, घरों की ओर मोड़ दिया गया। कच्चे माल की कमी, धातु और सीमेंट स्टील स्क्रैप की कीमतों में भी वृद्धि हुई, जिसके कारण से भी चुनौतियां आई। रुपए का मूल्यन और आयातित मुद्रास्फीति जो है, इसके कारण से भी दोहरी मार पड़ी। रुपए का वैल्यू भी गिर गया बहुत ज़्यादा, इसके कारण से भी हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ऊपर से उर्वरक सब्सिडी का दबाव जो है ये भी बढ़ गया है, और भारत सरकार को उर्वरक अब बाहर से भी मंगाने पड़ सकते हैं। अगर यह वॉर 7 दिन बाद फिर से रिज्यूम होता है तो यह स्थिति वाकई बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाएगी। वैसे अब नहीं होना चाहिए, बीच में कोई बात हो जाएगा। इजराइल जो है वो नहीं चाहता है कि ये वॉर रुके। स्पष्ट तौर पर अगर आप समझाऊं मैं आपको, यूएस के राष्ट्रपति, यूएस का जो करंट रिजीम है यूएस का, वो इजराइल के पपेट के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनके वीडियोज़ हैं। अब इससे ज़्यादा ओपनली और मैं क्या बोलूँ। तो इजराइल चाह रहा है कि युद्ध और खींचे, इसलिए वो इसको खींचना ज़रूर चाहेगा। तो 7 दिन बाद अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो इजराइल ही एकमात्र कारक होगा। यूएस ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, ये भी सच है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में ज़रूर रखिए। कारण सारा आपको समझा दिया मैंने, क्यों हमारे ऊपर में पड़ा है दबाव। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।